आपने देखा होगा कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं, कभी आपकी साइड होते हैं तो कभी आपके ऐसे दोस्त जिसकी आपसे बिल्कुल नहीं पड़ती है उसके साइड हो जाते हैं। यानी कि कभी इसके साइड कभी उसके साइड, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है ये बीच में डोलती रहती है। यानी कि वो कभी आपकी तरफ हो जाएंगे, कभी आपके दूसरे वाले दोस्त की तरफ हो जाएंगे, यानी कि वो एक मत नहीं हो पाते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, वो फ्लेक्सिबल लोग हैं। यानी कि कैसा है ये जो मेरा दोस्त है, वही कैसा है ये एक तरफा है कि नहीं, ये डोलता रहता है बीच में। तो डेट इज क्या, रेजोनेंस। तो बच्चों आज हम यही पढ़ेंगे रेजोनेंस, और किस तरह से हम उसमें जानेंगे कि स्ट्रक्चर्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उनमें रेजोनेंस होता है, और किस तरह से हम उसका बाउंड्री निकालते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम ये पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आपका अपना प्यारा चैनल केमिस्ट्री सार, और आज हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस का क्या बेसिक फॉर्म है। देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स में क्या होता है, एक तरफा नहीं होते हैं। अरे नहीं यार तू सही कह रहा है, तेरी बात सही है, ठीक है। अब दूसरे दोस्त के पास गए, नहीं भाई तू सही कह रहा है, तेरी बात सही है। मतलब दोनों साइड से अपना अलग अलग रूप दिखाना। वो एक्चुअल में क्या है वो उन्हें खुद नहीं पता है। वो एक्चुअल में क्या है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उन्हें खुद नहीं पता है। वो एक फॉर्म डिटर्मिनेशन उनका है ही नहीं, एक बात पे स्टैंड करते नहीं है। कभी किसी के लिए कोई बात पे स्टैंड करके, कभी किसी के लिए कोई बात पे स्टैंड करके, एक स्टैंड नहीं है एक बात का। कि जैसे मान लिया मुझे पढ़ाई करनी है 8 घंटे, ठीक है। अब अपने एक दोस्त से कह रहे हैं नहीं यार मैं तो पूरे 16-16 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक। बात कही की उसने, ठीक। उसके बाद दूसरे दोस्त से कह रहे हैं कहाँ पढ़ाई होती है मेरी, सिर्फ 4 घंटे पढ़ता हूँ मैं। तो जो पढ़ने वाला है उससे तो कह रहे हैं कि हम भाई 16-16 घंटे पढ़ते हैं, और जो ना पढ़ने वाला है उसको बता रहे कि नहीं भाई हम तो 4-4 घंटे ही पढ़ते हैं बस, ठीक है। और वो एक्चुअल में करते क्या है उन्हें खुद नहीं पता है। डेट इज रेजोनेटिंग। उनका अपना कोई एक मत नहीं है किसी भी बात के लिए। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। डेट इज क्या हो रहा है, उनमें एक तरह से रेजोनेंस हो रहा है, एक फिक्स डिटर्मिनेशन है ही नहीं। इसी तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें भी क्या होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। वो स्ट्रक्चर क्या होती है, कभी इस स्ट्रक्चर में रेजोनेट कर रही, कभी किस स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल जैसे हम कार्बोनेट आयन की बात करते हैं, कार्बोनेट आयन में क्या होता है, आपने अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ के आ रहे हो, आपने उसमें पढ़ा है कार्बोनेट आयन की कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये सिर्फ इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रहेगा? ये दोनों ऑक्सीजन कहेंगे भाई हमसे क्या दुश्मनी तुम्हारी जो हमसे डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हो, भाई हमसे भी तो बनाओ डबल बॉन्ड, हम भी तो हैं भाई, नेगेटिव चार्ज हम उसको उड़ेल देंगे, तुम हमसे डबल बॉन्ड बना लो। कार्बन कहता है मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी तो वैलेंसी पूरी हो ही रही है ना, चलो भाई ठीक है मैं इससे बना लेता हूँ। तो वो क्या करता है, चलो भाई ठीक है तू मुझे अपना नेगेटिव आयन दे दे, मैं इससे डबल बॉन्ड बना लूंगा। फिर ये वाला चीखता है, कहता है कि भाई मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं भी तो हूँ। कार्बन कहता है चल आ जा यार तू भी आ जा, तेरे साथ भी मैं एक डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। तो ये क्या है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड पहले ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन, देन तीसरे ऑक्सीजन पर घूम रहा है। डेट इज फॉर्म घूम रहा है, फॉर्म डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चर है ही नहीं। डेट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसकी फिक्स स्ट्रक्चर दो तो आप क्या दोगे? आप अपने उसी दोस्त को इमेजिन करो जो आपसे कुछ कहता है, आपके दोस्त से, आपका एक बहुत पढ़ने वाला दोस्त है, उससे कहता है कि भाई मैं तो 15-15 घंटे पढ़ता हूँ, और आप कम पढ़ते हो, और आपसे ये कहता है भाई मैं तो 4 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। तो अब आप उसके लिए क्या इमेजिन करोगे कि वो कितना पढ़ता होगा, क्या उसकी स्पेशलिटी होगी, बताओ। आपको ही नहीं पता होगी क्या है, आपको रियलिटी पता ही नहीं है कि वो कितना पढ़ता है, कैसे डिफाइन कर पाओगे उसको? इसी तरह से इन स्ट्रक्चर्स को हम कैसे डिफाइन करें, इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर हम क्या लें? तो एक्चुअल स्ट्रक्चर लेने के लिए क्या कहा गया है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाली गई है इसके लिए। वो किस तरह की स्ट्रक्चर? हमने कहा कार्बोनेट आयन क्या इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा है? नहीं वो तो इससे भी जुड़ा है, नहीं वो तो इससे भी जुड़ा है, अभी हमने पढ़ा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं कि डबल बॉन्ड इन तीनों में कहीं भी घूम सकता है। क्लियर हो गई बात? डेट इज डॉटेड लाइन, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई ये बात? कोई डाउट नहीं? चलिए तो अब हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कार्बोनेट की स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जितने भी और कंपाउंड्स हैं, अभी हम एग्जाम्पल में लिखेंगे उसको कि उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनकर आती हैं। लिखिए,
रेजोनेंस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? इंट्रोड्यूस्ड बाय हाइजेनबर्ग और डेवलप्ड किया था पॉलिंग और इनगोल्ड ने। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था हाइजेनबर्ग ने, डेवलप किया था पॉलिंग एंड इनगोल्ड ने। प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। आप एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो कई सारी स्ट्रक्चर्स में आपस में डोलता रहेगा, डेट इज रेजोनेंस। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड, इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब जो मैंने अभी लास्ट में बनाई डेट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, वो हाइब्रिड है, तीनों में समाहित है वो, डेट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर वो रेजोनेंस हाइब्रिड है तो जो पहले मैंने तीन स्ट्रक्चर बनाई वो क्या थी? वो कहलाती कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, रेजोनेंस गिव्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर? ये हो गए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब इससे होता क्या है, इससे फायदा क्या है भाई? ये जो हो रहा है इसका क्या फायदा है? सबसे मेन फायदा एक यही है, डेट इज स्टेबिलिटी। क्या है? रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। भाई कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखा रहा है तो वो क्यों दिखा रहा है? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। भाई देखो, एक स्ट्रक्चर में आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, कई सारे स्ट्रक्चर में डिफाइन हो रहा है, तो यानी कि क्या है, जहां अनफेवरेबल कंडीशन मिली तो वो दूसरी कंडीशन में चला गया, फिर तीसरी कंडीशन में चला गया, तो क्या हो गया, उसकी एक्सिस्टेंस रखने की अपनी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। मान लिया कोई एक मॉलिक्यूल है, उसकी दो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक अनदर मॉलिक्यूल है उसकी है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 5 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया मोर रेजोनेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। क्लियर है? चलिए अब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप एक जो मैंने फर्स्ट में बनाई वो बना सकते हैं। चलिए इसको दोबारा बना देते हैं। कैसे हम एक साथ इसको डिफाइन करेंगे? ये हमारा रहा कार्बोनेट आयन, हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6 7, हमने कहा था ना एक जो उस पर फॉर्मल चार्ज है, आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फॉर्मल चार्ज है, तो हम ऐसे ही जुगाड़ से निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पे 7 आए हैं तो डेट इज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं यही स्ट्रक्चर हो, अदर स्ट्रक्चर भी हो सकती है, डेट इज दिस। क्लियर है? आप यहाँ पे डॉटेड करके इनके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ भी तो रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो चीख रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। ठीक है, आ जाओ। और अब भाई कौन सा रह गया? ये वाला रह गया, तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसको बाद में हम इस तरह से दिखाते हैं, 3 लाइन से दिखाते हैं कि ये तीनों स्ट्रक्चर, ये नहीं कि हमने 3 स्ट्रक्चर इसलिए बनाए, नहीं, ये 3 ट्रिपल साइन का हम दिखाते हैं जब भी रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं, कि अब हम इसका हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं। चलो उसको अलग कलर से दिखा देते हैं। हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं, दैट इज दिस।
ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ गई बात? नो कंफ्यूजन? ठीक है, किसी दो पे दिखा दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं दिखाओ तो सही है, क्योंकि यहाँ से हमें जो है हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि निगेटिव आयन किस पर होगा, तो आप इस पे -2 चार्ज इस तरह से दिखा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो कि हम हाइब्रिड दिखा रहे हैं ना, ये भी यहाँ भी -8 चार्ज हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो हमने पूरी स्ट्रक्चर पे कवर करके -2 चार्ज कर दिया। क्लियर है? तो ये आपका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये सब हो गई कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसका एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हमारा एजाइड आयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एजाइड आयन। ठीक है, आप इसको ट्राई करना रिच डॉट स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। अब मैं नहीं बताऊंगी, बहुत सारी स्ट्रक्चर मैंने बता रखी, आप खुद से ट्राई कीजिए, दैट्स योर होमवर्क। ओके, तो अब किस तरह से होती है स्ट्रक्चर, वो इस तरह से होती है एजाइड आयन की। क्लियर है? अब ये कहोगे कैसे हो गया ये, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? नहीं, एजाइड आयन कुछ इस तरह से होता है। देखो अब कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, तो एक निगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है -1 का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 है, जबकि होते एक्चुअली कितने हैं, 5। तो यहाँ पर क्या है, +1 पॉजिटिव चार्ज है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। इस वाले नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास कितने हैं, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि एक एक्स्ट्रा है, यानी कि -1। अब आप ध्यान से देखो, -1 और एक +1 कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, -1, दैट इज एजाइड आयन। क्लियर हो गई? तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? नहीं, ये जो होती है इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस किस तरह से होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो है ना, कहता है कि अब मैं ट्रिपल भी बनाऊंगा, तो एक से ही ट्रिपल बना लेता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाता है, बॉन्ड की संख्या चेंज नहीं हो रही है। देखो आप इस स्ट्रक्चर में चेंज हो रही है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ पर है, लेकिन अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, यहाँ के एक लोन पेयर ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो एक ही लोन पेयर बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है एक बॉन्ड टूट गया, तो उसका एक पेयर इसके पास आ गया, इसके अपने 2 तो थे ही थे, एक और आ गया इसके पास। तो अब देखो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 5, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो -2 चार्ज आ गया इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो आप, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, यानी कि +1 चार्ज। यहाँ देखो आप, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ही हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं होगा। तो ये हमारी इसकी हो गई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब क्या कोई और भी स्ट्रक्चर हो सकती है, व्हाई नॉट भाई। ट्रिपल बॉन्ड कहेगा, ये नाइट्रोजन कह रहा है कि भाई मेरे साथ ट्रिपल बॉन्ड तूने बना लिया, अब मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना है। इसने कहा नहीं भाई, अब तू ट्रिपल बॉन्ड मेरे साथ बना, ठीक है भाई आ जाओ। अब हम यही चेंज कर देते हैं, घुमा दो उस चीज को, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल यहाँ का इधर, यहाँ का इधर। क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हो गई इसकी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये सब क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब जो है ये तो आपका हो गया रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के बाद जो आता है, क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनका हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें, हम ये कैसे डिफाइन करें कि यहाँ पर कितने बॉन्ड्स होंगे, कभी यहाँ 2 बॉन्ड हो रहे हैं, कभी यहाँ 3 हो रहे हैं, कभी यहाँ 1 हो रहे हैं, तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखिए, आपने ये नोट कर लिया। चलिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन, अभी तो बहुत सारा है, बिटवीन एनी टू एटम ऑफ डिफरेंट resonating structure upon number of resonating structure। कहोगे हाय मैम कितना बड़ा दिखवा दिया, लेकिन बहुत आसान है, समझो उसको। अभी हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, पढ़ा था हमने, कितनी स्ट्रक्चर पढ़ी थी इसकी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी थी। देखो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैंने इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, उसमें से कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उठा लो, मैंने ये उठा ली। अब इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के, ठीक है। और कोई भी बिटवीन एनी 2 एटम ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो। अब चलो हम बना ही लेते हैं, बिना बनाए समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखो मैंने ये 2 बॉन्ड उठा लिए, उन्होंने ये तो कहा है जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कोई 2 बॉन्ड उठा लो, ठीक है, उठा लिए। अब गिनो जरा टोटल कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड गिनने हैं आपको, बिटवीन एनी 2 एटम, कोई 2 एटम, हमने ये 2 एटम उठा लिए, ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तीनों, उसके कोई 2 एटम के बीच में बॉन्ड उठा लिया। तो 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के, 4, इज इक्वल टू 4 अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3 ही तो है, 4/3 यानी कि 1.33, डेट इज बॉन्ड ऑर्डर। क्या आ गया, कितनी है स्ट्रक्चर, 4 अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, तो ये हमारा आ गया 1.33। क्लियर हो गया, से यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ नीचे दिख नहीं रहा था आप लोगों को, इतना समझ में आ गया। इस तरह से हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे अभी हमने एजाइडाइन की बात की थी, वहां भी देख लेते हैं। एजाइडाइन का ये था कुछ स्ट्रक्चर, अभी हम लोन पेयर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है ना, काम को फैलाना नहीं है, थोड़ा सा समेट के चलना होता है एग्जाम में जब हम करते हैं। तो एग्जाम में जब करोगे फॉर एग्जाम्पल तब तो आप लोन पेयर लगा देना, अभी हमें निकालना है। तो देखो कितनी है यहाँ पर, कोई 2 ले लो, ये 2 ले ली, कितनी है गिनो, 1 2 2 3 5 और 1 6 हो गई, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3, 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज आंसर। क्लियर हो गई बात, इस तरह से हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। समझ लोगे तो याद हो जाएगा, रटना नहीं है इसमें, बस ये समझ लेना है कि हम जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए उसमें कोई 2 एटम उठा लो, उसमें आपस में कितने बॉन्ड है उनको गिन लो, वो ऊपर लिख दिया, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या लिख दो नीचे, बस काम खत्म। ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर ये तो था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। अब मान लिया कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भी ऐसा कि आप ये भूल जाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगे। मैं सपोज करती हूँ आपसे क्वेश्चन पूछा था, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, टाइम होता नहीं है, सेकंडों में जवाब देना होता है, ठीक है। केमिस्ट्री है ही ऐसा सब्जेक्ट कि बच्चा ये सोचता है कि केमिस्ट्री में जल्द से सॉल्व कर लूँ क्योंकि अभी मुझे फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने हैं और न्यूमेरिकल में टाइम लगता है, तो केमिस्ट्री भी अगर मैं इतना फैलावा कर लूँगा तो कैसे जल्दी इसको सॉल्व कर पाऊँगा। तो उसका एक शॉर्टकट मेथड होता है हर एक चीज़ का, ठीक है, वही शॉर्टकट मेथड आपको बता रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, 1 + पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। अब मान लिया आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भूल गए बाई चांस, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दी है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे। एकदम से आप स्ट्रक्चर जैसे मान लिया HNO3 है या फॉस्फेट आयन है,
पहले आप ये सोचोगे, पहले फॉस्फेटाइन की तो स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है ये तो दिख ही रहा है स्ट्रक्चर, जैसे जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। फिर उसके बाद क्या, उसका रेजोनेंस ढूंढोगे उसमें, फिर उसके बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना ये चीज़, कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम उसको कैसे सॉल्व करें, बस आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, कंफर्म हो गया आपको। उसके बाद जैसे हमने अभी कार्बोनेटाइन पर ही करते हैं, हमने अभी क्या निकाला था कार्बोनेटाइन का 1.33, अब हम ये जज करते हैं क्या इस फॉर्मूले से भी आएगा। चलिए ये आपने स्ट्रक्चर बना ली लुईस डॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसमें गिनो पाई बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ एक है पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एक अपॉन सिग्मा बॉन्ड कितने, फिर 1 2 3, 3 है। देखो कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है, 1.33 आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एजाइडाइन पे देख लो बाबा, अभी हम निकाल के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लो आप, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1 प्लस पाई बॉन्ड देखो कितने हैं, इसमें कितना होगा, 1 सिग्मा होगा और 2 पाई, इतना तो आपको पता है। नहीं पता तो आप ध्यान रखो कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, सबसे पहले क्या बनता है, दो एटम के बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनते हैं, दोबारा में सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं बनता। स्टार्टिंग में एक बार बन गया सिग्मा बॉन्ड, दैट्स फाइनल, दोबारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा नहीं। शर्त ये 2 शर्तें आपको याद रखनी है इनसे रिलेटेड, सबसे पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं बनता, स्टार्टिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, दूसरी बार में जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई बॉन्ड ही बनेगा। क्लियर हो गई बात, बस। तीसरी बार में जो बॉन्ड बनेगा वो भी पाई बॉन्ड ही होगा, तो यानी कि 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ 1 सिग्मा। अब यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, वो भी 2, कितना गया, 1 + 1 = 2 आ गया। अभी हमने यही निकाला था। क्लियर हो गई बात, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लो आप, बहुत काम आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। खूब सारे स्टार बना लो उस पर, भविष्य में काम आने वाला है ये बहुत ज़्यादा, इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, ठीक है। चलिए